सुबह 10:30 बजे विजय विक्रम सिंह नजर बट्टू प्रोडक्शंस में आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे तो हैं। सर जैसे अब तक बिग बॉस के 17 सीजन हो चुके हैं, 18वां सीजन चल रहा है जी। तो होस्ट से लेके सेट तक सब बदला जी। लेकिन बदली नहीं तो आवाज। किसी ने मुझसे कहा था और मैं वो बात अब रिपीट करता हूँ हर जगह कि समय बता बता कर मेरा समय बदल गया। ओह ये बहुत अच्छी बात है, समय बताते बताते मेरा समय बदल गया। पहला सवाल बिग बॉस से जुड़ा हुआ बिग क्योंकि बॉस। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। इंसान मास्क पहनता है, नेगेटिव वे में नहीं। आप हमारे साथ अलग तरीके से बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल। अपने यारों के साथ अलग तरीके से, माँ बाप के साथ, है तो असली इंसान कौन है, वो मास्क कैसे गिराया जाए। बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ये एक्चुअली ये भी एक फैक्ट है कि इतने सीजन हो गए, मतलब ये किसी ने आज तक ये बात नहीं की, फैक्ट। तो ये रियलिटी शो होते हैं, पर नाम के होते हैं, वैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। मैं शो का सूत्रधार हूँ, नरेटर हूँ, जो ऑडियंस से बात करता है। कभी उनसे कितनी बार मुलाकात हुई है, कैसे वो व्यक्ति हैं। आजकल के जो जनरेशन है वो ये शराब पीना, सिगरेट पीना, इसको कूलनेस समझते हैं। फितरत इंसानी यही है। बिग बॉस जो शो है वो जीवन का आईना है। आपस में राजनीति भी बहुत चल रही है, कोई किसी के लिए खिलाफ भड़का रहा है। मैंने उसमें किसी को सुबह पूजा करते हुए या जनरली भगवान का नाम लेते हुए भी नहीं सुना है। शो कोई छोटा मोटा शो नहीं है, बहुत बड़ा शो है जो 500 मिनिमम 500 लोगों को एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नौकरी दे रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम बात करते हैं दिल की, मन की और घर की बातें। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं विजय जी। नमस्कार। और आपने इतना कंफर्ट दिला दिया है कि अब हम ये सब जूते होते खोल खाल के चौकड़ी मार के बैठने जा रहे हैं, क्योंकि अब बातें करनी है दिल से। ये बात आपने बहुत अच्छी करी, इस चक्कर में मैं भी लो उतार के जूते बैठ जाता हूँ। हाँ। कोई टेंशन ही नहीं है अब। चलिए बताइए साहब। हाँ भैया, हाँ। हमारा राम राम पहुंचे ने आप लोगों को। इन्होंने मुझे कुछ तो बोल के बताया था, तो मैंने वो एक्सेंट पकड़ने की कोशिश करी। तो वो मैं एक बार फिर से ठीक करवा देता हूँ। राम राम है जी आप सबको। और आज जो हम बातचीत करेंगे खुल के करेंगे, जो जो हमारे दिमाग में है, दिल में जो जो हमने करा है, वो हम सब यहाँ सबके सामने बताएंगे। राम राम है जी दोस्तों। आज हम खुल के बात करेंगे और जो भी करेंगे ना दिल से करेंगे। दिल से करेंगे। हाँ। तो विजय जी, जैसे कि आप हैं बिग बॉस की आवाज। मैं जी आवाज हूँ, शो में आवाज देता हूँ, पर मैं बिग बॉस की आवाज नहीं हूँ। मैं शो की दूसरी आवाज हूँ। लोगों को लगता है कि एक ही आवाज है शो में, और क्योंकि मैं बात करता हूँ शो के बारे में, तो लोगों को लगता है मैं ही शो की एकमात्र आवाज हूँ। दो आवाजें हैं शो की। एक जो कंटेस्टेंट से बात करते हैं, वो मुझे पता नहीं कि इंसान है या एआई की आवाज है, कौन है कैसा है मुझे नहीं पता। दूसरी आवाज मैं हूँ जो दर्शकों से बात करती है। कैसे? सुबह 10:30 बजे विजय विक्रम सिंह नजर बट्टू प्रोडक्शंस में आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं हमने तो बिग बॉस की आवाज यही सुनी। नहीं, बेसिकली जो बिग बॉस की आवाज, बिग बॉस एक छवि है जो एक आवाज के जरिए लोगों से बात करते हैं। तो एक आप इस तरह समझ लीजिए कोई शाकाल बैठे हुए हैं जो डायरेक्टली नहीं बात करते, जो कहते हैं हाँ ये आदेश आप दे दीजिए उनको। तो एक आवाज़ जाती है कि बिग बॉस चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो इंसान है, एआई है, मुझे नहीं पता। लेकिन तो जो मैंने जैसा कि बताया कि मैं शो का सूत्रधार हूँ, नरेटर हूँ, जो ऑडियंस से बात करता है, ऑडियंस को बताता है कि घर में क्या हो रहा है, वो मैं। वो आप हैं। जी ठीक है, जो भी है, अब आप ही हमारे लिए बिग बॉस और जनता के लिए आप ही है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो नहीं तो है आप। नहीं। चलिए ठीक है, अब तो हम आपको ही बिग बॉस मानेंगे और आपसे ऐसे ही बात करेंगे। तो सर जैसे अब तक बिग बॉस के 17 सीजन हो चुके हैं, 18वां सीजन चल रहा है जी। तो होस्ट से लेके सेट तक सब बदला जी। लेकिन बदली नहीं तो आवाज। बिग बॉस में कोई एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, या जो जीते, सबको फायदा होता है। क्या आपको कितना फायदा हुआ बिग बॉस में आने के बाद? किसी ने मुझसे कहा था और मैं वो बात अब रिपीट करता हूँ हर जगह कि समय बता बता कर मेरा समय बदल गया। ओह ये बहुत अच्छी बात है, समय बताते बताते मेरा समय बदल गया। और किस लिहाज से बदला कि कानपुर से आने वाला, छोटे से शहर से आने वाला लौंडा है, देश विदेश में नाम हो गया है, आवाज़ पहचानी जाती है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े रियलिटी शोज़ में मैं आवाज़ देता हूँ। बिग बॉस लोगों को पता है,
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी शो है, चाहे इंडियन आइडल हो, सुपर डांसर हो, सुपर डांसर पकड़ लीजिए। सुपर डांसर में आज डांसर्स करेंगे इस थीम पर डांस और उनको जज करेंगे द वन एंड ओनली कुमार सानू। तो ये हो गया, ओपनिंग हो गई और क्लोजिंग। सुपर डांसर में कल देखिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। या बीच में कोई कभी कभी कंटेस्टेंट्स की जर्नी होती है, कई बार शो ओपनिंग होती है। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट वॉइस ओवर है जो मैंने DID लिटिल मास्टर्स के लिए किया था। जेब में रखे 2 पैसों के बदले सारे जहां को तोलना, कागज की कश्ती में आसमान को पार करना, जिद चांद को मुट्ठी में करने की, लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में बहल जाना। अगर ये सब बचपन है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। वो उम्र जो कभी लौट कर नहीं आई, वो उम्र जिसका चलना भी डांस जितनी खुशी देता है, वो आज से डांस के सबसे बड़े मंच पर थिरकेगी। तो शो को इंट्रोड्यूस करना, ओपन, ये सारी चीजें। अच्छा सर, जैसे जनता जो है वो कहती है कि जो ये रियलिटी शो होते हैं वो नाम के होते हैं, वैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। पहला सवाल बिग बॉस से जुड़ा हुआ है, बिग क्योंकि बॉस। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। आप ये समझ के चलिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट है, इट्स एन इंटरनेशनल फॉर्मेट, इंडिया का फॉर्मेट नहीं इंडिया है। का फॉर्मेट। ये नेदरलैंड्स में एक कंपनी जिसका नाम एंडेमॉल है, जिसके करता धरता थे जॉन डेमॉल। जॉन डेमॉल ने ये फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट था ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। कि इंसान मास्क पहनता है, नेगेटिव वे में नहीं। आप हमारे साथ अलग तरीके से बात करते हैं, अपने यारों के साथ अलग तरीके से, माँ बाप के साथ है। तो असली इंसान कौन है, वो मास्क कैसे गिराया जाए। तो एक घर में रख देते हैं जहाँ सब कुछ बंद है, गोल्डन पिंजरा, सोने के पिंजरे में रख देते हैं, जहाँ चीज़ें सहूलतें हैं पर एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, ना गाना है, ना किताब है, ना दोस्त है, ना फैमिली है, कुछ नहीं है। अब देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। तो ऐसे शो में स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। ओके। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इंटरनेशनल फॉर्मेट है तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें क्या करना है, ये नहीं हो सकता। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसके अंदर इतने रंग निकल के आते हैं लोगों के कि किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, टास्क दिए जाते हैं तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, टास्क हम ऐसे दे दें कि भाई थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। बाकी या यूं समझ लेते हैं कि लोगों ने इतना देख लिया है, इतने सालों से चल रहा है, तो वो लोग प्लान करके जाते हैं, हम ऐसा भी करेंगे, वैसा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ये एक्चुअली ये भी एक फैक्ट है कि इतने सीजन हो गए, मतलब ये किसी ने आज तक ये बात नहीं की, फैक्ट है, दिस इज सो ट्रू। तो थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो शायद हो सकता है प्री डिटर्मिन्ड रहता हो, पर वो कुछ ही दिन तक रहता है बाद में तो हमाम में सब नंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी टीवी पे हमारा एक बिग बॉस आता है, एक OTT पे आता है। जी जी जी। तो आप दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो आप किसको ज्यादा वैल्यू दोगे कि ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक था? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अभी जो OTT पे आया था, हम लास्ट वाले बिग बॉस की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई, अश्लील मैं कहना चाहूँगा था। रेगुलेशंस दोनों में रेगुलेशंस हैं, और सेंसरशिप का ध्यान रख के कि कहीं कोई ऐसी चीज ना चली जाए जिससे बहुत बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि फिर शो पर सवाल उठते हैं। शो कोई छोटा मोटा शो नहीं है, बहुत बड़ा शो है जो 500 मिनिमम 500 लोगों को एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नौकरी दे रहा है। तो कंट्रोवर्सी तो आजकल देखिए ऐसा है कि भगवान को लेकर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो शो है, टीवी शो है, या यूँ समझ लेते हैं स्ट्रेटेजी भी होती है लोगों की कि कुछ चीजें कर दें, क्योंकि इस बार हुआ है कुछ चीजें ऐसी क्लिप वायरल हुई हैं जो देखने लायक नहीं है फैमिली के लिए। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है और वो फिर वायरल हो जाता है। लोग क्लैरिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हैं, लोग मान लेते हैं। आजकल कुछ भी मान लेते हैं, हाँ, कुछ भी हाँ। वायरल हो जाता अभी मैं बहुत सीरियसली इस माइक के सामने एक सामने कैमरा लगा के कोई बात कह दूं है किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, तो कोई वेरीफाई करने नहीं जाएगा। लोग मान लेंगे कि ये जो मतलब एक तबका होगा जो मान लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। जो फैक्ट है वो ये है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में आपका रोल क्या है। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हर आदमी स्ट्राइकर नहीं हो सकता, पर डिफेंडर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना मिडफील्डर का है, और जितना
स्ट्राइकर स्ट्राइकर का है। आपको अपना रोल समझना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं पिछले 4-5 सालों से खुशी खुशी ये बातें जो लोगों के सामने करता हूँ और खुल के कहता हूँ कि मैं दूसरी आवाज़ हूँ, उसका कारण ही यही है। तो ये मेरा काम है। ओके। जो पहली आवाज़ है जो कंटेस्टेंट से बात कर रही है, अगर वो मशीन है तो उस मशीन का प्रोग्राम बहुत अच्छा किया गया है। अगर वो इंसान है तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर रहे हैं, मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दूसरा, अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो शायद जहां पर मैं हूं वो भी खो दूं मैं। तो मैं क्यों करना चाहूंगा, क्यों मैं उड़ता तीर लेना चाहता हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। वैसे देखिए सर, आपने इतनी अच्छी बात कही, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो एक्सेप्टेंस खत्म है, क्योंकि लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि यार लात मारो सीढ़ी चढ़ो, हाँ, ये। और इस लाइन में, जिस लाइन में हम हैं उसमें तो यही है, जब तक ऊपर वाले को ना हटाया हम कैसे पहुंचेंगे, हम स्टार कैसे बनेंगे, दूसरे को हटा के ही बनेंगे, ये सोच रख के लोग चलते हैं। सुनील छेत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर वो लोग ये बात समझ लें जो उन्होंने कही थी तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था एक फुटबॉल मैच में 90 मिनट का गेम होता है, जो बेस्ट फुटबॉलर होगा उसके पास पूरे गेम में 2.5 मिनट से ज्यादा बॉल नहीं रहती, यानी कि 87.5 मिनट आपको सिर्फ दौड़ना है। अगर आप ग्लोरी के लिए खेलोगे तो आप क्या कोशिश करोगे, बॉल हमारे ही पास बॉल मेरे पास ही रहे, मैं उससे हाँ क्या होगा, ना तो आपका भला होने वाला है ना टीम का भला होने वाला है, और फिर धीरे धीरे आप खत्म ही हो जाओगे इस चाह में। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और, जैसे हम सलमान भाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, और एक अच्छी चीज़ हमने आपकी जब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें था कि आपने जब ज्वाइन किया था बिग बॉस तभी सलमान खान जी होस्ट करने आए थे पहली बार। जी 2010 से 2010 से, तो 15 साल लगभग सफर आपका हो गया है। तो कभी उनसे कितनी बार मुलाकात हुई है, कैसे वो व्यक्ति हैं? जैसे हमने तो देखो मिले नहीं है, तो हम सुनते हैं कि यार भाई चाहे तो किसी का भी करियर बना सकते हैं, भाई चाहे तो किसी का करियर डुबा सकते हैं। पहली बात तो हम दोनों एक शो पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त हैं जी। शो पे वो उनका एक अपना ओहदा है, वो उस पे काम करते हैं, अपना वीकेंड पे आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। हमारा एक काम है, हमारा एक मतलब अलग जगह है जहाँ पर हम काम करते हैं, हम चले जाते हैं। हमारे रास्ते कई 2-3 बार टकराए हैं, मिले हैं हम लोग। 2010 में ही पहली बार मैं मिला था, मेरा जन्मदिन था, मैंने रिक्वेस्ट करी थी मुझे मिलवा दो भाई, मिलवा दो। अच्छा। मिल लिए। एक बार उनके बर्थडे पे बुलाया गया था केक कटिंग के लिए, तो हम चले गए थे वहीं सेट पे ही। 1-2 बार और ऐसे चलते फिरते मुलाकात हुई है, बस। तो इतना ही हमारा उनसे इंटरेक्शन है, और कोई ऐसी यारी दोस्ती नहीं है पहली बात। तो वहां तक पहुंचना कि साहब हमारा करियर बना दो या चलो तुम्हारा करियर बना देते, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। नहीं, जनरली जैसे होता है, आप आवाज तो रोज सुन ही रहे ना, वो भी देख ही रहे होंगे, तो कभी आए कि यार विजय तुम्हारी आवाज बहुत बढ़िया है यार, एक काम करना जब मेरा मन ना हो तुम मेरी आवाज निकाल। क्या कह रहे हो आप, मिमिक्री आर्टिस्ट, मिमिक्री आपने की है सर वैसे कभी किसी? क्योंकि देखो हमने जितना सलमान भाई के बारे में सुना है, वो क्या करते हैं कि यार सेट पे उनका जब मन करेगा तब आएगा। ये हो सकता है रूमर्स हो, अफवाहें हो कि भाई ऐसा होना, हम जब तक हम देखेंगे सुनने पे ही बिलीव करेंगे। ऑब्वियसली देखो इतने साल से इंडस्ट्री में है तो बहुत प्रोफेशनल है, तो उनको पता है कि किसी भी पद की गरिमा क्या है और उसको कैसे निभाना है। बातें होती रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लो आउटसाइडर हूँ और मैं किसी तरह जुगाड़ करके पहुँच गया कि मुझे मिलना है, और किसी ने जाके मिलवा भी दिया, तो मान लो उन्होंने सिर्फ हाथ मिलाया और फोटो खिंचाया चले गए, तो वो आदमी बाहर आके 5 बातें अपनी तरफ से जोड़ के बताएगा, अरे मैं गया तो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मुझसे गले नहीं मिले, मुझे तो ऐसा लगा, मुझे तो वैसा लगा। तो लोग अपने कहानियाँ खुद की भी कई बार बना के पेश कर देते हैं, नमक मिर्च लगा के, कि हमारा भी हो जाए। जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ। कई साल पहले एक हमारे रिश्तेदार थे, बम्बई आए। अब हम तो बहुत छोटे, हम तो बम्बई में कभी गए नहीं। वो आके हमें बम्बई किससे बताया, अरे तुम लोग यहाँ सेलिब्रिटी करते रहते हो, वहाँ तो सचिन ऐसे ही घूमते रहते हैं। हम ध्यान देते थे ना, कोई और ध्यान दे रहा था। और कानपुर में तो जानते ही आप लोग वैसे ही बकायदा थे, अरे घुसो, हम थोड़ी जाएं फोटो तो खिंचाने बात। हाँ, जिसको खिंचाना हमारे साथ खिंचा लियो। और फैक्ट ये है कि अगर आ जाए सामने तो आदमी चरणों में गिर जाएंगे। सचिन तेंदुलकर आ गए, गिर जाओ चरणों में। अच्छा विजय जी, एक बात और, जैसे हमारा ये बिग बॉस शो है, रियलिटी शो है,
इसमें चीजें जैसे लड़ाई झगड़ा बहुत दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर आपस में राजनीति भी बहुत चल रही है, कोई किसी के लिए खिलाफ भड़का रहा है, कोई उसके लिए प्लानिंग कर रहा है। तो ये जो हम देखो शो सब फॉलो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत जनता देख रही है, परिवार में बैठ के लोग देखते हैं, तो इससे जो क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं जा रहा जनता पे कि यार यहाँ तो राजनीति भी सिखाई जा रही, लड़ाई झगड़ा भी सिखाया जा रहा, सारी चीज आती है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि हम जो जनता को दिखा रहे हैं, जैसे हम अपने पेज के माध्यम से बहुत सामाजिक कंटेंट दिखाते हैं, कॉमेडी भी दिखाते हैं, हम सारी चीज दिखाते हैं, तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यार हम किसी को सीख दें, किसी को समझाएं, आईना दिखाएं एक तरीके से। अब बिग बॉस को लोग देख रहे हैं रियलिटी शो कि यार ऐसे हो रहा है, इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, तो इससे लोग सीख ले रहे हैं क्या ये गलत है सही है, या उसको फॉर्मेट कुछ टास्क पे ही लेके हम चले जाएं। एक सीधा सा चीज, एक सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि बिग बॉस जो शो है वो जीवन का आईना है, ठीक है, और वो है भी ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी है, इट्स स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। अब आप किस तरह से उसको देख रहे हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह से देखें कि इट्स अ स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर, तो क्या हम इंसान के तौर पर राजनीति नहीं करते, है ना? क्या हम चालाकियां नहीं करते? हर लेवल पर करते हैं, हर लेवल पर। इवन कई बार हम परिवार के अंदर भी चालाकियां और मिसकम्युनिकेशन पैदा करते हैं। कुछ भी वहां ऐसा नहीं हो रहा है जो बाहर नहीं होता है। वहां पर हाइटेंड रियलिटी है, क्योंकि 3.5 महीने में वो सारी चीजें होती हैं और सब बहुत कम्पिटिटिव है। आम जिंदगी में इतना कंपटीशन नहीं है, पर ऑफिस में आप जाओगे तो आपको उस तरह की राजनीति वहां भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप शो को देखने का नजरिया अपना बदल दोगे तो आपको असल में शिक्षा मिलने लगेगी उस शो से। कैसी शिक्षा? कि आज जो इंसान, एक इंसान जिसको कि दबाया जा रहा है घर के अंदर, मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ उस सीजन का जहाँ पर गौतम गुलाटी थे। गौतम गुलाटी एक सीजन में थे जहाँ पर पहले दूसरे या तीसरे ही दिन कोई टास्क दिया गया और वो निकल के आए एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में, एक विलन के रूप में, और उनकी बड़ी छीछालेदर हुई उस पहले हफ्ते में। तीसरे हफ्ते तक आते आते वो रिवाइव हो गए, 5वें 6ठे हफ्ते तक वो हीरो हो गए, 9वें 10वें हफ्ते तक गौतम सिटी बन गया, और 15वें हफ्ते में विनर हो गए। लाइफ ऐसे ही चलती है, लाइफ कभी आपको नीचे गिराएगी, ठीक है? आपके ऊपर है कि आप कैसे उससे ऊपर उठते हैं। लाइफ आपके सामने परेशानियां फेंकती जाएगी। परेशानी किस तरह की होती हैं? परेशानी बहुत सारी होती हैं, शारीरिक हो सकती है, पर एक परेशानी होती है लोगों का आपके प्रति व्यवहार। वो भी एक चैलेंज है जो लाइफ आपके सामने थ्रो करती रहती है और आपको उससे निकल के आना है। 14 लोगों का एक परिवार अगर एक घर में रहता है तो वहां ये सब चीजें होंगी ही होंगी। आप किसी भी जॉइंट फैमिली में, छोड़िए फैमिली में देख लीजिए। एक चीज और है, बिग बॉस में सब कुछ होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा, राजनीति भी, सब कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन एक जो धार्मिक चीज है, मतलब मैंने उसमें किसी को सुबह पूजा करते हुए या जनरली भगवान का नाम लेते हुए भी नहीं सुना है। इस तरह की कोई मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं। और लोग अपने साथ अपने इष्ट या किसी वो सब लेके जाते हैं। आई एम श्योर हाथ तो जोड़ते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़ते हैं। पर वो कंटेंट कैसे, मतलब हम किस पार्ट पे दिखाएं कि देखिए अब ये पूजा कर रहे हैं। कुल मिला के मजा आना चाहिए। हाँ, मतलब मिर्च मसाला। अब वो मतलब अब मैं दिखाऊं कि हाँ ये देखिए पूजा कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये लोग रिलीजियस भी हैं, तो थोड़ी बायसनेस भी तो हो जाएगी कि हम इसको दिखा रहे हैं कि ये रिलीजियस है कि नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई मनाही है, करते हैं सब। ये आपकी ही बात से मेरा सवाल आया अचानक से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी फेस्टिवल होते हैं उस दौरान, उस शो के दौरान, सारे मनाए जाते हैं और विधि विधान के साथ मनाए जाते हैं। और खाली किसी एक पर्टिकुलर उसका नहीं, अगर उस समय क्रिसमस आता है तो क्रिसमस भी मनाया जाता है, अगर उस समय दिवाली तो आती है, दिवाली तो आपने देखी, और बाकायदा पूजन वगैरह भी होता है। पंडित जी जाते हैं भाई, स्पेसिफिकली उसको दिखाते नहीं कि हाँ आप देखिए ये पूजा हो रही है। वो वाली चीज है। और सो जो है मिर्च मसाले वाला है, वो तड़कता भड़कता। वो पता लगे हम अगर मान लीजिए दिखा भी देंगे किसी के भगवान की मूर्ति रखी है, फोटो रखी है, तो किसी को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, यहाँ क्यों रखी है, वहाँ क्यों नहीं रखी है। तो इसलिए भाई उससे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि यार एक परिवार जैसी ही चीजें, हमारे घर जैसा ही है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अब जैसे हम अभी भी बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा मुंह मजाक करें, क्या दिमाग
मेरी तो जिंदगी खराब हो गई शादी करके, अब वो रिकॉर्ड कर ले तो तलाक ही हो जाए तलाक ही हो और जाए। जबकि ये तो रोज बात होती है, और क्या? ये तो रोज परिवार में कभी पति बोल रहा है, कभी बीवी बोल रही है, तो कभी सास बोल रही है, कभी माँ बोल रही है। अरे इतने पे ही रिश्ते तल्ख हो सकते हैं, हम्म, पर वो क्योंकि कैमरा नहीं लगाया तो हम जजमेंटल हो सकते हैं कि नहीं हम तो अच्छे हैं। और जहाँ तक रही जैसे धर्म विधि विधान पूजन पाठ की बात, तो जैसे मैंने बताया कि फेस्टिवल्स मनाए जाते मनाए हैं अंदर, तो किसी चीज़ से कोई लेकिन थोड़ा वो रेगुलर अगर नई चीजें होती हैं तो वो एक मेरा पर्सनल था कि यार चीजें ऐसी थोड़ी सी हो जाएं। अभी मैंने देखा यार ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं क्या बिल्कुल ही एकदम नास्तिक नास्तिक है कि बिल्कुल भगवान का नाम ही ठीक है, इनफैक्ट फेस्टिवल्स बनाए जा रहे हैं मनाए लेकिन जा रहे वो हैं, चीज वहाँ जाकर तो इंसान और ज़्यादा स्पिरिचुअल और अकेला पड़ जाता है। अकेला हो जाता है ना, तो हाँ। और ज़्यादा करीब हो जाता है भगवान के। अच्छा विजय जी एक चीज और बताइए, जी। जैसे आप आवाज हैं बिग बॉस की, और तो ऐसे कई आपके लोग जानकार कानपुर के लोग या कोई आपके जैसे मुंबई में कुछ नॉन होंगे, तो किसी ने आके बोला यार हमें भी पहुंचवाओ यार, हमारे बिग बॉस में एंट्री कराओ, क्योंकि आजकल जाना हर कोई चाहता है। हाँ। क्योंकि जो समय चल रहा है ना, इस समय में आज हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, और बिग बॉस मेरे ख्याल से अभी एक माध्यम बहुत हो गया है कि यार उसमें जाके बंदा जरूर पॉपुलर हो जाता है। नुकसान भी बहुतों का हुआ है, जो पॉपुलर होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे आपको आते हैं यार विजय भाई यार जरा हमें भी पहुंचाओ यार, ऐसे आते हैं आपके पास लोग? हमारे परिवार और जान पहचान में ऐसे लोग नहीं हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें नहीं जानते हैं, वो हमें इतने मैसेजेस सोशल मीडिया भेजते हैं कि हमें वीडियो बनाना पड़ा एक, ये बताने के लिए कि मैंने एक तो पहली बात मेरा कोई लेना देना है नहीं, दूसरी बात ये शो एप्लीकेशन वाला शो नहीं है कि आप अप्लाई करें कि साहब मुझे भी ले लो, इनविटेशन का शो है। उनको लगेगा जिसको बुलाना है वो उसको अप्रोच करेंगे, उसको बुलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा लेना देना है ही नहीं, मेरा काम है दोपहर 12 बजे पहला दिन दोपहर 12 बजे 3 बजे 4 बजे ये करो, आगे देखिए कल देखिए, टास्क लेटर समझाओ और घर जाओ। एक और चीज जो जैसे आपने 15 साल से आप बॉस की आवाज दे रहे हैं, तो एक जब आप एक्टिंग लाइन में अभी आपने कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया है, तो उससे आपको फायदा मिला बिग बॉस से कि यार मैं वो बंदा हूँ और अब मैं एक्टिंग लाइन में आ रहा हूँ, तो जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह आप उनसे मिले हो, वो फायदा मिला, या फिर आपने वही प्रोसेस फॉलो करा जो जनरली लाइन, खैर अब तो लाइन नहीं लगती लेकिन लाइन आप लाइन के टाइम पे भी जैसे लाइनें भी लगती थी ऑडिशन के लिए, अब तो थोड़ा डिजिटल अब तो हो गया डिजिटल है। हो गया। तो आपको कितना फायदा मिला बिग बॉस बहुत का एक्टिंग लाइन में? बहुत 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 फायदा, यहाँ तक कि लोग ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, बुलाते हैं। लाइन में नहीं लगना पड़ता। दूसरा फायदा होता है सेट पर जब आप जाते हो तो एक्टिंग करने के लिए कंफर्ट लेवल का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही सेट पे लोगों को पता चलता है ये बिग बॉस में आवाज देते हैं, तो अपने आप सब क्यूरियोसिटी जाग हाँ जाती बिल्कुल है। है, क्योंकि इतना चल रहा है ना बिग बॉस, हाँ। अब हम भी यार बिग बॉस की जो वॉइस है वही याद है यस सबको। यस, तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं एक फिल्म कर रहा था मृणाल ठाकुर के साथ, सच अ स्वीट गर्ल, वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा मैंने शो देखा है और आपकी आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा मैं ये वाली आवाज़ हूँ, कौन सी बोली, ये वाली, अरे ये दो अलग अलग हैं, ये भी बहुत, ये तो मैं बहुत सुनती हूँ। मैंने कहा तो कंफर्ट लेवल आ गया हमारे दोनों में। मेरी एक फिल्म आ रही छावा विकी कौशल के साथ, छावा, हाँ। पहले दिन जब मैं छावा के शूट पे गया तो विकी कौशल बहुत बड़े स्टार, मैं एक्टिंग में कुछ नहीं, लेकिन हमारी उनकी बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं सर मैंने सुना आप बिग बॉस में आवाज़, मैंने कहा, बोले आई एम ह्यूज फैन, आई सेड नो आई एम द सेकेंड वॉइस, बोले व्हाट इज द सेकेंड वॉइस, तो मैंने उनके कान में बोल के बोले स्टिल अ ह्यूज फैन, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दो अलग अलग दो हैं। आवाजें पता नहीं चलता, वही बात है। अब वहाँ से हम दोनों का एक जो वो तो कंफर्ट लेवल आ गया, रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक आध मील शेयर कर ली, तो एक्टिंग में उस कंफर्ट लेवल से बहुत आसानी हो जाती है, तो बहुत फ़ायदा मिला है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और बूस्ट तो मिलता ही है ना, हाँ। कि आप सेट पे किसी भी सेट पे जा रहे हो और सर आई नो यू सर, तो खुशी तो होती, और थोड़े प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है। काम का तो वैल्यू है, इतने दिन इतने साल घिसे हैं, तो हाँ। वहां से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, ऊपर ही लेंगे, ऊपर ही मिल गया। और बाकी सर आपके बॉलीवुड में कौन फेवरेट एक्टर है? या मेरे फेवरेट इरफान साहब का तो ऑब्वियसली सारी दुनिया में भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं टॉम हैंक्स को बहुत एडमायर करता हूँ, मेरे स्ट्रीप, मतलब ये वो लोग हैं जिनको देख के लगता है कि ये शायद मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। देवेंदु सर हैं, देवुदा कहते हैं हम लोग, मैंने उनके साथ अनदेखी में काम किया था। फिर हर्ष छाया जी हैं, हर्ष छाया जी अनदेखी में पापा जी का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने, बहुत पुराने कमाल के एक्टर हैं, पर
पर आप हर्ष छाया जी को अनदेखी में जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये काम कैसे कर लिया इन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे कमाल के लोग हैं जिनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं पीटर डिंकलेज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में वो एक छोटी हाइट हाँ जी वाले हाँ जो जी हाँ जी, हैं, उनका किरदार प्ले उनकी किया भी था। अपनी जो जर्नी है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। आपको कब क्या नई चीज़ आपके बारे में पता चल जाए। 29 साल में पता चला कि मैं वॉइसिंग कर सकता हूँ। 32 साल में मैंने 2-3 साल तक तैयारी करी, नौकरी छोड़ के प्राइवेट रेडियो स्टेशन में नौकरी करी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मीडिया चलता कैसे, कॉन्टैक्ट्स बना पाऊँ। ये काम 3 साल किया। 32 साल की उम्र में सारी नौकरी वोकरी छोड़ के आप भी सुना रहे हैं। वॉइसिंग मैंने कहा, क्योंकि हमारी वाइफ ने कहा, तब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि गीतांजलि ये बड़ा मन है हमारा कि हम वॉइस ओवर कभी करेंगे। बोले कभी क्यों, जो करना है अभी कर लो। ये वो स्टेज है लाइफ का जहाँ पर नौकरी, मेरे पास भी नौकरी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देखा जाएगा। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है, अरे चलो करते हैं। तो 32 साल की उम्र में नौकरी छोड़ के वॉइसिंग शुरू करी। पहला शो मुझे मिला था डांस इंडिया डांस सीजन 1। सर क्या बात कही है, इसी बात से मुझे एक और बात आ गई दिमाग में मेरे, कि जैसे जो हमारी लाइफ पार्टनर जो होती है, हाँ हमारी बीवियां, जैसे आपने कहा वो सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। जी जी जनरली आजकल तो पुरानी कहावत है कि हम शादी के लिए जैसे लड़की वाले ढूंढते हैं या कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाए। आपकी तो सरकारी नौकरी भी थी, सब कुछ था, 29 साल तक आपने फिर शादी का सोचा। उसके बाद जो मैम ने आपको बोला कि नहीं आप ये अब करिए, हाँ। तो यार ये सपोर्ट सिस्टम सर, उनका क्या हाथ है आपकी इस कामयाबी में? भाभी के साथ नहीं, भाभी ने लिया। भाभी ने लिया। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, पर कर ही नहीं पा रहा था, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि जो करना है अभी करना है। सो वो एक सपोर्ट सिस्टम होना लाइफ में फैमिली का बहुत जरूरी होता है। तो फिर तो जनता के सामने भाभी जी को धन्यवाद बोल ही देते हैं कि आज उनकी बदौलत हमारे सामने बिग बॉस जो आए हुए हैं वो बन गए हैं। हाँ। अगर आज भाभी जी ना बोलती तो शायद आप नौकरी ही कर रहे होते, सेटल होते। मतलब सेटल या जो भी सेटल होता तो अभी भी हैं। उसके अलावा एक्टिंग का जैसे मैंने बताया, अब एक्टिंग भी जीवन में एक्सीडेंटली आया। 2009 से मेरा वॉइसिंग शुरू हो गई। 2015 तक आते आते मुझे लगा, आप एनालिसिस भी करते रहते हो ना कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ वॉइसिंग में। वॉइसिंग में भी बड़ी सारी चीज़ें, वॉइस ओवर होता है, डबिंग होता है, एनिमेशन होता है। तो मैंने कहा यार डबिंग का काम नहीं आ रहा है, वॉइस की क्या होता है, वॉइस ओवर जहाँ पैसा मिलने लगता है आप वहीं। ये तो है ना? हमारी इस लाइन में मिले छोड़ो मत करते रहो। तो अब वो वॉइसिंग करते करते समझ में आया कि वो डबिंग का काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और उसका फीडबैक ये मिला कि वॉइसिंग करते करते एक पैटर्न बन गया मेरा। और डबिंग में बहुत अदायगी चाहिए होती है। वॉइसिंग में जैसे ले आइए ज़्यादा से ज़्यादा बेस में आप वो करते हैं, डबिंग में तो कैरेक्टर कोई बेसी है, कोई नॉन बेसी है, कुछ भी कर रहा है। तो किसी ने कहा अगर डबिंग अच्छे से करनी है तो थिएटर करो, थिएटर से आवाज़ खुलती है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई थिएटर करेंगे, लेकिन थोड़ी एक्टिंग की समझ ले लें। बैरी जॉन करके एक टीचर हैं बहुत बड़े, उनके यहाँ मैंने सोचा कि उनके यहाँ जाके एक थिएटर वर्कशॉप 3 महीने की चलती थी उनके यहाँ, वीकेंड, वो कर लेते हैं। उस समय कुछ 50,000 शायद की रही होगी, 15 में या 70,000 की रही होगी। तो पैसे रहते हैं आपके पास, पर अलग से निकालने के लिए आप टालते रहते हो। अच्छा अभी ये इतनी ज़रूरी की चीज़ नहीं है, टालते रहते हो। तो वो जो हर स्टेज पर लाइफ में जहाँ पर मुझे पुश की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने पुश ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे बढ़िया लात मारी कि आप अच्छे से एक्सप्लोर करके आ जाओ। भाभी जी का ये था कि पीछे नहीं खड़ी हूँ, नहीं चलोगे तो लात मुझसे सब मारूंगी। हाँ एकदम लाती मारूंगी, धक्का भी धक्का दूंगी। दे बहुत बढ़िया, कि बहुत गिर बढ़िया। जाओ, वहां पर स्ट्रगल कर लो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, जैसे अभी आप कानपुर से हैं, हाँ। और अब मुंबई में हैं काफी सालों से, तो अब मुंबई कर बन गए हो या फिर कानपुरिया है अभी अंदर? बम्बई कर्मभूमि है, लेकिन बम्बई में हम इसलिए हैं क्योंकि हमने जीवन के 24 साल कानपुर में गुजारे। वो पर्सनैलिटी, वो शख्स जो विजय विक्रम सिंह बम्बई में है, वो इसलिए है क्योंकि उसने कानपुर में समय बिताया, क्योंकि उसकी नींव जो है कानपुर में पड़ी। तो कानपुर तो हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया मैसेज है, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे बदल जाते हैं। नहीं। जैसे क्या होता है, अपने गांव से आते हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं अच्छे शहर में आए तो वहाँ की बात ही नहीं करते हैं, अपने टाउन की बोलते नहीं, हम वहाँ से हैं। जैसे जनरली मैं अपनी वीडियोस में अपने पेज पे डायलॉग बोलता हूँ, मैं लीलू प्रधान, सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201-309।
तो मैंने अपने पापा का नाम भी उसमें बता दिया, मैंने अपना जो जहाँ मेरा गांव है वो बता दिया, मैंने एरिया बता दिया, तो मैं बड़ा प्राउड से बताता हूँ। जनरली मैंने बहुत लोगों को देखा, कभी कभी क्या होता है कि यार गांव का नाम क्यों बता रहा है, वहाँ क्यों बता रहा, बोल देना मैं यहीं से हूँ, सारी चीजें यहीं हैं, क्यों बताना किसी को। लोग छुपाते हैं कि हम वहां से हैं, हम उस गांव से आए, हमारे फैमिली वाले ऐसे हैं, तो लोग बताने से बहुत डरते हैं। एक्सेप्टेंस की कमी जो आज की जनरेशन में बहुत कम कि हम दिल्ली के बोलेंगे तो कूल लगेंगे, कूल लगे हैं, तो यही का बोल देते हैं। अरे क्यों भाई, क्या कूलनेस है और क्या अनकूल है तुम्हारे गांव और तुम्हारे शहर के बारे में? क्यों नहीं, क्यों अपनी पहचान छुपाओगे? जनरली जैसे आपने कहा कि आप जहाँ से हो वहाँ बताओ, जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने कहा मैं गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद कोड़ा। तो कह रहे गाजियाबाद यूपी, मैंने कहा भैया हो, मैं कह रहा भैया हो, मेरे को समझ ही नहीं आया। तो मैंने हो सकता है कुछ बोल रहे हैं भैया, मैंने उसको अनसुना कर दिया। फिर मैं घर जाके बैठा, मैंने कहा यार अपने फ्रेंड से, मैंने कहा यार मैं एक आज फीमेल से मिला और मैंने उनसे बोला मैं गाजियाबाद से हूँ, तो कह रहे भैया हो। तो ये क्या मुंबई में जो यूपी बिहार वाले लोग हैं क्या वो भैया है? ये क्यों? हमारा एक्सेंट, हम किसी, अगर आप मुझे मिलोगे तो मैं कहूँगा भैया कैसे हो, हेलो भैया कहाँ हो। तो क्या ये चीज पकड़ रखी है उन्होंने, या फिर या हमको एक अलग साउंड करते हैं मुंबई में कि यूपी बिहार वाले जो है भैया हैं, ये हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। होता है, सबके साथ होता है, पर उसका बुरा मानने की जरूरत ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ हम दूसरे जगहों के लोगों को अलग पहचान देते हैं। मल्लू है या साउथ इंडियन है या कुछ, तो हमारी पहचान यूपी वाला या बिहार वाला ना बोल के वो भैया बोल देते हैं। तो भैया तो मीन्स एक सम्माननीय शब्द ही है ना। बिल्कुल। वो तो ये है कि हम उसका बुरा मान जाते हैं, तो सम्माननीय शब्द है। जैसे गलतफहमी की शुरुआत कैसे होती है, कई बार जैसे बम्बई में होम टाउन को गांव कहते हैं। तो जब आप उनको ये बताओ कि हम कानपुर से, अच्छा तुम्हारा गांव कानपुर है, तो कई बार लोग उसका बुरा मान जाते हैं। लोगों को लगता है अरे ये हमारे शहर को गांव बोल रहा है, जबकि वो गांव आपके शहर को या उसको नहीं बोल रहा है। ही जस्ट मीन्स, मुंबई में या महाराष्ट्र में गांव मीन्स होम टाउन। वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। भैया शब्द मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई, हमने शायद उसको नेगेटिव बना दिया हो, और उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। वो तो बड़ी खूबसूरत सी बात है, भैया हाँ है, अब तुम्हारे बड़े भाई हैं। चलिए सर, ये सारी चीजें हो गई हैं, आप बिग बॉस में भी हैं, आप सरकारी नौकरी आपने कर दी, लेकिन एक चीज जो आपके बारे में हमने रिसर्च करी है वो ये है कि आप आर्मी में जाना चाहते थे। हाँ। तो जाना चाहते थे, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं जा पाए? चलो मान लेते हैं 29 साल के बाद तो आप इधर आ गए, लेकिन तैयारी तो पहले ही होती है, 18-17 साल की उम्र में ही हम आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं। तो आप जाना चाहते थे, फिर क्यों नहीं जा पाए, क्या ऐसा कारण रहा? आर्मी का मैंने 8 बार इंटरव्यू दिया है और मुझे 8 बार रिजेक्ट किया गया फौज से। SSB करके एक प्रोसीजर होता है उनका, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें ये नहीं बताते कि क्या कारण से आपको, उनका एक 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स पर वो इंटरव्यू टाइम में बैठ के वो जज करते हैं, टास्क कराते हैं आपसे टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह, 5 दिन का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव। और फिर वो 13 क्वालिटीज जज करते हैं। 13, इंसान में हजारों क्वालिटीज होती हैं, वो 13 क्वालिटीज वो देखते हैं ये 13 हैं कि नहीं है, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए उनको वो 13 क्वालिटीज चाहिए। वो क्या 13 क्वालिटीज हैं और आप में हैं कि नहीं है वो ये नहीं बताते हैं, वो आपको पता चलता है रिजल्ट के टाइम पे। तो मैं बचपन से फौजी बनना चाहता था। मेरे ग्रैंडफादर मुझे ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाते थे। मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज लिखा, क्लियर किया और पहली SSB दी 21 साल की उम्र में, और मैं फेल हो गया मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे रिजेक्ट किया गया। और तब मुझे पता ही नहीं था कि अब क्या करें। अच्छी बात यह थी, अच्छी या बुरी जो भी कह लीजिए, कि मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। तो उसके बाद 7 बार और मैं SSB अटेंड की मैंने, अलग अलग, जो SSB में मैं एलिजिबल होता तो मैं वहाँ अप्लाई कर देता। तो 8 बार रिजेक्ट होने से ये हुआ कि मैं टूट गया पूरी तरह से, और इतना ज़्यादा शराब पीने लगा कि वो मेरे लाइफ को अफेक्ट करने लगी। आपने 5-6 साल लगातार, 5-6 साल बहुत शराब पी, बहुत बुरी तरीके से आप इसमें थे, बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेशन। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं फौज में शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इमोशनली वीक था। जो आदमी फेलियर ना हैंडल कर पाए, वो 15-20 लोगों की फौज को कैसे, आप जिस दिन भी ज्वाइन करोगे, जिस दिन आप लेफ्टिनेंट बनोगे, 5-6 लोग आपके अंडर में स्ट्रेट अवे हो जाते हैं, उनकी जान आपके हाथ में, और आप हो इमोशनली वीक कि जैसे ही मतलब वो कोई
सिचुएशन आई और आप इमोशनली रिस्पॉन्ड करने लगे, चला मार, और खुद तो मरे ही मरे, 7 लोगों को और लेके मर गए। बिल्कुल। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इमोशनली उस समय वीक था। आज आप स्ट्रांग हैं तो आपका मन करता है कि अब मैं यार अभी भी चला जाऊं। सम थिंग्स आर मेंट नॉट टू बी, कुछ चीज़ें न होने के लिए ही होती हैं, और ठीक है। परवीन शाकिर का एक शेर है ना कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। वाह। तो वो ठीक है, वो जीत हार वो सिलसिला वो ठीक है, वो प्यार सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा। बट अब जीवन में हम आगे बढ़ गए। अब इनफैक्ट कितने सारे फौजी रोल कर लिए मैंने कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब लोग कहते हैं कि आप जी रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट जब वो फौजी वर्दी पहनता हाँ। हूँ एक्टिंग के लिए, हम्म। तो मुझे बिल्कुल वो एहसास नहीं होता है फौज वाला। अच्छा। मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ ओके। क्योंकि वो मेरे लिए दर्दनाक है। अगर मैं सडनली बन जाऊं और फिर मुझे निकलना पड़े तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि पहली मोहब्बत जो है हाँ अगर अंदर आई तो निकलेगी कैसे? निकलेगी कैसे भाई? तो मतलब वो है तो अंदर ही, वो अगर फिर से अगर उसमें लौ हाँ, पकड़ ली, इतनी चिंगारी काफी आग हाँ, लगाने तो के लिए इसलिए हम सिर्फ एक्टिंग करके चले आते हैं, हम उसको नहीं महसूस करते हैं। 4 दिन में उतर जाएगी। हाँ, तो मुझे वापस नहीं जाना है। मेरे लिए वो खलिश ही सही है, मेरे लिए वो एहसास कि चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाय रे मोहब्बत, वो ठीक है। तो सर जैसे हमने ये अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया हुआ है तो हमने इसमें एक मुहिम रखी अपनी छोटी सी कि यार आजकल के जो जनरेशन है वो ये शराब पीना सिगरेट पीना इसको कूलनेस समझते हैं। और आपका तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है, 5 साल आप पूरे उसी में 6 नशे साल में तो बिल्कुल। पूरा एकदम रहे हो। तो आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार ये चीज़ ना कूलनेस नहीं है? मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अब बहुत मन है ना जीवन में शराब पीने का, तो सही समय का इंतजार कर लीजिए। सही समय कब है? जब जिम्मेदारियां आ जाए, मतलब नौकरी कम से कम लग जाए, वहां तक का इंतजार कर लीजिए। उतना अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आप नहीं भटकेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो एज है जवानी वाली, ये रिबेलियस एज होती है। इसमें आपका विवेक जो है वो काम नहीं करता है। जैसा कि आपने कहा, हम एक बोतल पी लेते हैं, हमको शेखी भगाने में बड़ा मजा आता है कि साहब हम तो एक बोतल पी लेते हैं, खड़े रहते हैं, कोई हिला नहीं सकता हमको। भैया हिला नहीं सकता तो डॉक्टर को दिखाओ। एक बोतल पी के अगर नहीं चढ़ रही है तुम्हें तो तुम्हारे लिवर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, फैटी लिवर हो गया है, सिरोसिस की तरफ बढ़ रहे हो। तो अगर आपको नहीं चढ़ रही है तो कृपया डॉक्टर के पास जाएं। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप बहुत यंग एज में बिना जिम्मेदारी के पीना पाना शुरू कर दो। तो मैं ये नहीं कहूँगा मत पियो या सिगरेट मत, जो करना है आपका जीवन है, जहाँ ले जाना है ले जाइए। मेरी इतनी गुजारिश है कि जब तक जिम्मेदारियाँ ना आ जाएं, पढ़ाई की एज में मत करिए। हमने किया और करके दुष्परिणाम भुगत लिया। ऐसा नहीं है कि हम आपको किताबी ज्ञान दे रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि रुक जाएं अपने आप को। जो समय जो जीवन का जो समय जिस चीज़ के लिए है वहाँ पर उसको लगाएं अपनी एनर्जीज। बड़ी महीन रेखा होती है किसी चीज़ को एक मजाक मस्ती में करने के लिए और फिर उस चीज़ का आदी बन जाने के लिए। और यंग एज में वो महीन रेखा कब पार हो जाती है आपको नहीं पता चलता। तो उसको उस नौबत को क्यों ही आने दें कि रेखा ही पार हो जाए, रेखा तक पहुंचे ही नहीं, पिए पाए ही नहीं, नशा ही ना करें। लेकिन सर जो भी है दारू पीने से सिगरेट पीने से नुकसान तो होता है ना हमारी बॉडी को। जिस चीज से नुकसान हो रहा है उस चीज को करना ही क्यों? आपको ये समझना होगा। आप समझ लें बहुत अच्छी बात है, ना समझ पाए तो यहाँ तक रोक लें अपने आप को कि जिम्मेदारी जब आ जाती है ना तो अपने आप ही वो विवेक पैदा होने लगता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो जाता है, पर वो पैदा हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा, सही बात है, दरख्वास्त करूँगा कि अवॉइड करिए। नहीं कर सकते तो जरा रुक जाइए, रुक जाइए ना, थोड़ा जिम्मेदारी आ जाए तो अपने आप ही आप इन चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे। और एक चीज़ है कि इंसानी फितरत ही ऐसी है कि आपको खींचती है अपनी तरफ, है ना? चीजों को बुराइयां ही मतलब नेगेटिविटी ही अपनी तरफ खींचती है। दारू के ठेकों के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, भीड़ अपने आप ही पहुंच जाती है। हाँ, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, उसका कैंपेन चलाना पड़ता है। दूध पीने के लिए कैंपेन चलाना पड़ता है, दारू पीने के लिए कैंपेन नहीं चलाना पड़ता, ऐड भी नहीं देना पड़ता, लोग ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। तो वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि फितरत इंसानी यही है कि बुराई अपनी तरफ खींचती है। ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा है मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे।
तो वो ईमान मुझे रोके है जो खींचे हैं मुझे कुफ्र, बुराइयां जब खींचती हैं तो ईमान मेरा रोकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ईमान जो है आजकल बड़ी जल्दी डोल जाता है। तो अवॉइड करें, कर सकते हैं तो करें कृपया करके। बहुत मतलब मैं तो कहाँ से कहाँ घूम कर आया हूँ, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने बहुत देखा है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैंने देखा है कि जो एक घर में जो मुखिया होता है, अगर वो दारू पीने लग जाए तो वो घर बर्बाद है। ट्रू। क्योंकि उसकी चीज क्या है, मेरे को दारू शाम को पीनी है, घर में देखना नहीं है किस चीज की कमी है, बच्चे बीवियां सब परेशान हो रहे हैं, तो दारू से घर बर्बाद होते भी मैंने देखे हैं और सुना भी है बहुत लोगों को। मेरे चाचा हैं इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मतलब जीवन तो नहीं देखा है तो देख लीजिए। हम तो आप ठीक हैं, अगर मैं कहूँ मेरे सगे ही चाचा हैं, कम उम्र में उन्होंने दारू पीना स्टार्ट किया, कम उम्र में लव मैरिज की, शादी की, सब कुछ, और 40 साल की उम्र में वो चल बसे। मेरे भी एक मित्र थे, हम दोनों ने साथ में ही पीनी शुरू करी, और फिर मैं वो उस दौर से गुजरा जहाँ पर मैं मरते मरते बचा। फॉर्चुनेटली मेरा बुद्धि आ गई, लेकिन मुझे देखकर वो नहीं छोड़ पाया, और वो चला गया 42-43 साल की उम्र में चला गया। वो तो कितनी है खराब चीज है दारू, अगर एक तरीके से बोला जाए घर बर्बाद हो जाता है। मुखिया चला गया तो घर, उसके पीछे लोग रह जाते हैं। वो जिस घर का बच्चा चला जाए अगर इस वजह से, तो उसका तो भविष्य। हाँ। तो सर काफी चीजें हो गई है हमारी। एक चीज और कि आपकी फैमिली में हमने भाभी की बात कर ली थी, जिन्होंने आपको धक्का मार के, लाठूसा मार के, सपोर्ट बन के पीछे आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। आपके परिवार में और कौन है? आपके बच्चे कितने हैं? सो माँ बाप, एक बड़े भैया, एक छोटी बहन, फिर गीतांजलि वाइफ, फिर 2 बच्चे, एक 10 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। ये है हमारा परिवार। तो सर अभी पेरेंटिंग को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे पुराने ज़माने या मन कह लीजिए 90s वाले जो माता पिता हैं वो थोड़े अलग टाइप के थे और अब बिल्कुल बदल गए हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ पहले पेरेंटिंग अच्छी हुआ करती थी या अब थोड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि आजकल के बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं। माँ ने कुछ बोला तो उल्टा जवाब दे दिया, बाप ने कुछ बोला तो उल्टा जवाब दे, नहीं मेरे को जो करना वो करने दो। अब तो ऐसा भी हुआ है कि पहले तो स्कूल में ये होता था कि पापा जाते थे, कहते थे खाल खाल तुम्हारी हड्डी मेरी, ये सुधरना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मारो पीटो कुछ भी करो। लेकिन आजकल स्कूल में कोई टीचर कुछ करता ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। पेरेंटिंग बदल गई है, बदल गई, और आपको बदलना पड़ेगा समय के साथ। ओके। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो जो हमारे पेरेंट्स थे, तो हमारा लेवल ऑफ एक्सपोजर और उनका लेवल ऑफ एक्सपोजर बहुत कम था। आज हमारा लेवल ऑफ एक्सपोजर और हमारे बच्चों का लेवल ऑफ एक्सपोजर कहीं ज़्यादा है। तो ये कहना कि उस समय अच्छा था और इस समय ख़राब है, ये गलत होगा। समय बदल गया, समय बदल गया, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और हमें भी बदलना पड़ेगा। क्या वो सही था जहाँ पर मारने की छूट थी, आज़ादी थी और मार दिया जाता था? मैंने उसके दुष्परिणाम भी देखे हैं। मैंने उस जनरेशन के कुछ लोगों को देखा है जो उस ट्रॉमा से कभी उबर ही नहीं पाए, जो उनको मार की वजह से हुआ था। तो वो भी गलत था, हाथ उठा देना, कभी भी हाथ उठा देना, और अब एकदम ही छूट दे देना, बिल्कुल सख्ती नहीं करना, वो भी गलत है। तो एक मिडिल पाथ, आई थिंक हम उस स्टेज पे हैं जहाँ एवोल्यूशन चल रहा है हमारा, हम भी सीख रहे हैं। अभी कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है कि दिस इज ये 10 रूल हैं ऑफ पेरेंटिंग, मुझे लगता है वो नहीं है। द बिगेस्ट रूल ऑफ पेरेंटिंग इज दैट ईच डे यू लर्न समथिंग न्यू एंड यू लर्न हाउ टू हैंडल योर चाइल्ड। छूट आपको देना जरूरी है, लेकिन दो हाथ खींचना है, वरना पतंग तो चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं। और बच्चा तो बहुत रॉ है ना। आपका अनुभव इसलिए है ताकि आप उसको बड़ा होने में उसकी मदद कर सकें। लेकिन आपको ये एहसास करना है कि आप जब अपना अनुभव उसको बताएंगे तो एक क्लैश होगा। वो क्लैश कैसे अवॉइड करें, ये आपको हर रोज़ शायद नए तरीके से सीखना पड़ेगा कि हम बताएं भी और वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, या वो ये समझ ले कि ये क्यों बता रहे हैं। तो तरीके अब बदल गए हैं, कैसे करना है वो देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड आई थिंक रूल फॉर इट। वो आपको रोज़ इवॉल्व होके, रोज़ ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है कि करते जाइए, देखते जाइए, जो काम करे वो रख लीजिए, जो ना काम करे उसको छोड़ दीजिए। आपकी बात से एक बात निकली कि जो हमारे बच्चे हैं वो पतंग हैं, उनकी उड़े जितना छोड़ना छोड़ो, लेकिन एक डोर, हाँ, वो एक हल्की सी डोर, बहुत टाइट होगी तो भी कट जाएगी, टूट भी सकती है, आपको भी दिक्कत देगी, आपको भी दिक्कत दे सकती है।
तो एक ढिलाई के साथ पतंग ज़रूरी है। पतंग के उड़ान के लिए थोड़ी सी ढील ज़रूरी है, लेकिन डोर रहनी भी ज़रूरी है। ओके सर, तो ये जो सोशल मीडिया पे जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पेरेंट्स लेके बैठे रहते हैं कि रील बना दिया, ये करते सुबह शाम उनके पीछे लगे रहते हैं, सर इससे क्या बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजी उनकी किस तरीके से, क्या वो ऐसा तो ना हो कि फ़ोन में घुसने लग जाए? क्योंकि हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई छोटा छोटा बच्चा वायरल हो रहा है, उसके फॉलोअर मिलियन में जा रहे हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन क्या पता नहीं जनता कितनी है, तो उनको देख के इंस्पायर भी बहुत होते हैं कि इनका बच्चा यार पॉपुलर हो गया, उसके इतने फॉलोवर हो गए, ये हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, अरे ऐसे कर उस पे, मतलब ये बहुत चीजें मैंने आसपास देखी हैं कि कोई इवेंट हुआ, कोई फेस्टिवल आया तो ड्रेसें पहनाना लग जाती है, तू ऐसे कर, डांस कर, ये वो, उसमें बच्चों को थोड़ा सा उस तरीके से ना धमकाया डांटा भी जाता है, देखा है मैंने कि कर नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो सोशल मीडिया का बड़ा फर्क जो है पैदा हुआ है, और वो अगेन डिस्क्रेशन, विवेक का होना बहुत जरूरी है। उसको रेस में ना डालें। अगर आपको शौक है कि आपका बच्चा कुछ करे और वो चीज़ दुनिया के सामने आए, तो वो ठीक है, वो सिंपल उसको उसी तरह रखें। रेस में ना लगा दें कि भैया तुम ऐसा करो तभी 1 मिलियन फॉलोअर्स आ जाएंगे। ठीक है, बच्चे का आपको शौक है, अपने सोशल मीडिया पे उसका डाल दीजिए। जो लोग कमेंट करें, जो लोग अप्रिसिएशन करें, वो बच्चे को बताइए कि देखो तुमको अप्रिसिएशन मिल रहा है और तुम ऐसे ही अच्छे से अपने टैलेंट पर काम करते रहो। उसको पॉजिटिवली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप उसको रेस में डाल देंगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, इसके तो 500 ही व्यूज़ आए, जैसे ही आपने ये कर दिया, आपने इनोसेंस ख़त्म कर दी बच्चे। अब वो फिर रेस में लग गया, फिर कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। पहले हम वो करते थे कि देखो हम अपने बच्चे को फर्स्ट आने की रेस में डालना है क्लास में, तो वो ये बात वही हो गई ना। अब हम दूसरी रेस में उसको डाल रहे हैं कि बेटा तुम सोशल मीडिया पे फर्स्ट आओ। उसको फिगर आउट करने दो, सोशल मीडिया है और आजकल बच्चे जो है थोड़ा बहुत एक्टिव रह रहे हैं उस पर। आप उसको शील्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो कर दो थोड़ी सी छूट, अपने सुपरविजन में करवा दो। अप्रिसिएशन उसको बताओ कि भाई तुमने अच्छा किया, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। पर जैसे ही आप बच्चे को सोशल मीडिया पे डालते हो, आप ये ध्यान रखिए कि आप उसको एक समंदर में छोड़ रहे हैं जहाँ पर शार्क मछलियाँ भी हैं, ऑक्टोपस भी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी हैं। तो ये मत सोचिए कि वहाँ छोड़ देंगे और उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो अगर आप, वही अमृत विष वाली बात है, वहाँ से अमृत भी मिलेगा, विष भी मिलेगा। तो वो तैयार रहना पड़ेगा आपको, और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो विष कैसे आप ग्रहण कर लें, बच्चे तक ना। ये मेरा मतलब समझना चाहिए पेरेंट्स को कि क्या चीज है बच्चे के लिए ठीक है। अगर वो मन से उसकी आवाज आ रही है कि मुझे ये करना है, टैलेंट सब में होता है कि कुछ टैलेंट है। ये नहीं कि उसका बच्चा ये कर रहा है तो हमारे, तुम भी करो। कुंठा ग्रसित ना कर दीजिए उसको, बिल्कुल कहीं किसी तरह की कुंठा में डाल दी कि तुम तो गधे हो, देखो उसके 5 मिलियन आ गए, तुम्हारे नहीं आ रहे। नहीं भाई, अभी और उसको उस रेस में डालना ही नहीं चाहिए, वरना उसकी भी जिंदगी यही हो जाएगी कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। नहीं भाई, आजकल क्या हो गया कि लड़कियां डांस करती रहती हैं, छोटे कपड़े पहन के करती रहती हैं, तो जो और भी जो क्रिएटर जो मार्केट में आ रहे हैं, वो देखते हैं कि यार वो ऐसे कपड़े पहन के ऐसे डांस मटक मटक के कर रही है, तो उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे, मैंने ऐसी लिस्ट है हमारे पास, ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आज डांस कर करके, सिर्फ डांस, अगर डांस से इतने फॉलोवर हो जाते हैं तो डांसर तो बहुत है, उनके क्यों दो एक 5,000 है, 1,20,000। लेकिन वही लड़कियां जो कुछ छोटे कपड़े, मैं ये नहीं कहना छोटे कपड़े, मेरी वो सोच नहीं है, लेकिन हाँ वो पहन के कपड़े करके इससे और भी इंस्पायर हो रहा है कि उसके फॉलोवर बढ़ गए, हम भी इस तरीके से डांस करेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, यहाँ स्टंट करेंगे तो हमारे फॉलोवर बढ़ेंगे। ये बहुत चलन है, इसके बारे में आप कहेंगे, आपने देखा है? सोशल मीडिया पे भी हर इंसान यूनिक है और आपको अपनी यूनिकनेस ढूंढनी पड़ेगी, किसी को कॉपी करके। अगर किसी के शायद कम कपड़े पहनने से फॉलोअर आ गए, तो हो सकता है उसमें भी कुछ यूनिकनेस हो, जैसे बेली डांसिंग है फॉर एग्जांपल। बेली डांसिंग में पूरा ही, बेली डांसिंग में वैसे ही डांस होता है, वैसे ही होता है, क्योंकि मूवमेंट। हाँ, और कोई अगर बेली डांसर है, ट्रेंड बेली डांसर है, वो कर रहा है, तो दैट्स इट्स हिज और हर यूनिकनेस। आपकी यूनिकनेस अगर कथक है तो आप करिए, फ्यूजन करके देखिए। मैं कितने ऐसे अकाउंट्स देखे हुए हैं मैंने जो बहुत खूबसूरत डांसेस करते हैं और बहुत अच्छी उनकी फॉलोइंग है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें भी हम कैसे एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को। तो एंगेजमेंट ज़रूरी है। वो एंगेजमेंट कैसे आएगा ये आपको समझना ज़रूरी है, अपनी यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए। कॉपी करने, फोटो कॉपी, हमेशा सरकारी कहीं भी जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मांगते हैं, जेरोक्स की कोई अहमियत नहीं है। जेरोक्स लेके ऐसे फेंक देंगे आप, है ना? तो जेरोक्स मत बने,
ओरिजिनल बने और अपनी ओरिजिनलिटी पहचाने। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। Thank you, thank you. और हमारी जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट हम में? इतना ही कहेंगे, दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह को नीलू प्रधान यानी कि पवन यादव से मिलकर बहुत अच्छा लगा और दिल की बात दिल तक पहुंची। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। भैया कैब बुक कर लियो। हो गई?